So let's continue with the session. So this is what we are going to talk basics of crop production. Okay. So यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन का जो बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. यस. इफ एनीथिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बता सकते हैं. ठीक है. अपना माइक ऑन करके आप हमसे चैट कर सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट. सो क्रॉप क्या है? क्रॉप क्रॉप हम किसे कहते हैं? इससे पहले कि क्रॉप के बारे में डिटेल में हम इसके अंदर जाए एंटर करें, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर. ठीक है. एग्रीकल्चर के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. ठंडा का मौसम है और आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया. सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियरली पहुंच रही है? यस. आपके सामने कुछ पोल्स होंगे तो उस पोल आएंगे, उस पोल को आंसर करिए. अगर मेरा ऑडियो क्लियर है तो यस दबाइए, अगर वीडियो क्लियर है तो यस दबाइए, नहीं है तो फिर आप नो दबा सकते हैं. ऑडियो एंड वीडियो के लिए है. प्लीज आप लोग अपना फीडबैक दें ताकि हम आगे क्लास को बढ़ा सके जितना जल्दी हो सके. ऑल राइट. ओके. आपके सामने पोल है, सो प्लीज अपना पोल दे. ऑल राइट. चलिए, थैंक यू. शुरू करते हैं. ऑलराइट. सो एग्रीकल्चर, हमें पता है ठंडा का मौसम है और ये ऐसा मौसम है कि इसमें डिफरेंट तरह की खेती किया जाता है. हमारा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड है. यानी हमारे जो भारत देश है इसमें पैदावार यानी एग्रीकल्चर पे बहुत सारी चीज पर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है. मान लीजिए कि आप शहर में रहते हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, आप लोग छपरा शहर में रहते हैं, है ना? वो एक तरह का छोटा सा शहर बेगूसराय में हम हैं, है ना? हम बेगूसराय में हैं. पटना हो, बेगूसराय हो, आरा हो, छपरा हो, ये सब छोटे छोटे जगह हैं. ठीक है. सब क्या है, पटना इज नॉट दैट मच बिग सिटी वी कैन से. छोटे शहर है. पटना भी एक छोटा सा शहर है. ठीक है. महानगर नहीं है ये, एक छोटा सा नगर है. तो इस नगर में एनीवेज अगर हम महानगर की भी बात करते हैं, मुंबई दिल्ली जैसे देशों में, आई मीन महानगरों में बात करते हैं, महानगरों के बारे में, मेजर सिटीज जो होते हैं उनकी बात करें तो वो लोग खाना खाते हैं. वहां के लोग भी क्या करते हैं? खाना खाते हैं. और वहां के लोग जो खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है? गांव से आता है ना? खेत से आता है. खेत से उपज होता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खेती के बारे में नहीं पता है. जो गांव से जुड़ा हुआ है उन लोगों को पता है कि खेती कैसे होती है, खेत किसको कहते हैं, और खेत पे अनाज क्या उपज कैसे होता है. अनाज यानी क्रॉप. ठीक है. अनाज मतलब क्या होता है? क्रॉप. यानी क्रॉप का कैसे उपज किया जाता है ये नहीं पता है. दिस इज क्रॉप. क्रॉप का उपज कैसे होगा? वी डोंट नो. तो उसके लिए हमें बहुत सारा, ये चैप्टर पूरा उसी के बारे में बताएगा कि कैसे खेत में उपज होता है, किस तरह के क्रॉप्स होते हैं और बाकी सब चीजें. ठीक है. उसके पहले कि हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करें, लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल. ठीक है. लेट्स हैव अ क्विक रिकॉल. रिकॉल टेस्ट. सो ये जो रिकॉल टेस्ट है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन सॉइल एरोशन मोस्ट लाइकली बी हाई. ठीक है. यानी हमारे जो सॉइल इरोशन होते हैं, सॉइल ये सब चीजें जो है वो इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है. जो सॉइल इरोशन है, मस्ट लाइकली बी, सॉइल इरोशन कहाँ पे होता है? ग्रासलैंड में, फॉरेस्ट में, बैरन लैंड, एग्रीकल्चर. ओके. फर्स्ट वन का आंसर मुझे एक बच्चे ने दिया है. सेकेंड वन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द सॉइल. सॉइल में क्या क्या मिलता है? ठीक है.
और ओके, विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द सॉइल आर नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का पार्ट नहीं है। ऐसा क्या है सॉइल में जो ह्यूमस का पार्ट नहीं होता है? विच लीव्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब चीजें क्या है, आगे आने वाली है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद। ठीक है, तो हम लोग वो पढ़ेंगे। सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, ये सब चीजें हैं, है ना। तो क्यों इंपॉर्टेंट है धरती पर, ये जनरल क्वेश्चन है, बताइए। होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म, एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फूड, या ऑल द अबव? ऑल द अबव आना चाहिए यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से, या the mixture of rock particles and humus is known as what? Mixture of rock particles and humus is called, I think, soil, maybe. ठीक है, चलो आगे इसके आंसर्स देखते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, इस पूरे चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं। यस, बैरन लैंड, विच मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज सॉइल एरोशन मोस्ट लाइकली बी हाई? यानी सॉइल एरोशन यहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे ज्यादा हो सकता है? तो बैरन लैंड। बैरन लैंड क्या है, व्हाट इज बैरन लैंड? तो बैरन लैंड वो होते हैं जहां पे पेड़ पौधे शायद नहीं होते हैं, है ना, उन्हीं को कहते हैं बैरन लैंड। बैरन लैंड, कोई हमें जवाब देना चाहेगा किसके बारे में, बैरन लैंड के बारे में? बंजर होता है शायद बैरन लैंड का मतलब। यस और नो? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, बताइए, बंजर भूमि। यस, बैरन लैंड। ओके, सो बैरन लैंड का मतलब बंजर भूमि होता है ना, जहाँ पे आपको कोई मिट्टी यानी कोई पेड़ पौधा नहीं हो, जहाँ उपज नहीं हो, ठीक है, बंजर, तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे पानी, जल, जल होता है, थल होता है। ठीक है, थल में डिफरेंट रीजन्स है जहाँ पे पहाड़ होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है, फॉरेस्ट होते हैं, और उसमें से एक छोटा सा पार्ट है हमारा बैरन लैंड। ठीक है, बैरन लैंड भी ऐसा लैंड होता है जहाँ पे उपज नहीं होता है, जिसे हम कह सकते हैं डेजर्ट्स, है ना, डेजर्ट्स हो गए, ड्राई एरियाज हो गए जिसमें सूखा पड़ता है, बीच, ठीक है, ये सब चीजें आएंगे। तो दिस विल बी द आंसर। विच आर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑब्जर्व्ड इन द सॉइल? हमने क्या देखा, आंसर इसका क्या है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए पॉलिथीन बैग। यस, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो सॉइल होते हैं, सॉइल में ये जो पत्ते हैं, बबूल का पत्ता है, बबूल का पत्ता, मान लीजिए क्या है, बबूल का पत्ता है, ये बबूल का पत्ता अगर गिरता है तो सड़ जाएगा, है कि नहीं है, सड़ जाएगा। काऊ डंग क्या होगा, गिरेगा तो वो मैन्यू अपना फर्टिलाइजर बना लेगा। पील्स ऑफ फ्रूट, पील्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट के जो पील हैं ये भी सड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। पॉलिथीन बैग, लेकिन ये नहीं डिकम्पोज होगा। क्या ये डिकम्पोज होगा? नहीं होगा। क्या सॉइल का पार्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कुछ भी कर लीजिए, ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये सॉइल का पार्ट नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए आंसर हमारा पॉलिथीन बैग होना चाहिए। ठीक है, पॉलिथीन बैग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, विच लीव्स आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड इंसेक्ट्स? पीपल लीव्स, बेसिल लीव्स, नीम्स या मैंगो? हम कह सकते हैं कि नीम लीव्स, नीम लीव्स यूज कर सकते हैं, क्यों? कीटनाशक, है ना, कीटनाशक होते हैं, राइट। ओके, सो today's concept, what we are going to talk about today, importance of food, crops and their importance, types of crops, इस तरह हम नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उपदेश आज देने वाले हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप लोग, है ना, तो एथ स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को अंडरस्टैंड कि आप लोगों के लिए बुरा क्या है। देखिए, लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग ऐसा, एक ऐसा स्टेज
पे जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। ओके, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, थोड़ा बहुत बीच बीच में लैगिंग हो सकता है। तो लैगिंग हो तो 1-2 मिनट के लिए मुझे बता दीजिएगा, हमें पता चल जाता है वैसे। ठीक है, उसके बाद हम 2 मिनट रुक जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, ये एरिया ही ऐसा है कुछ। ठीक है, बेगूसराय यहाँ पे जगह ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता है इस जगह का। ठीक है, एनीवेज, सो हम क्या बता रहे थे, यस 8th स्टैंडर्ड में आप लोग को जानने की इच्छा बहुत होगी। ठीक है, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, ये जान लें, वो जान लें, ये क्या होता है, वो क्या होता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोग को पता है, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, है ना? वो चैप्टर आपने पढ़ा है और उस चैप्टर में आपको पता है ना, उस चैप्टर में आपको पता है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के चैप्टर में आपको पता है कि कैसे हमारे बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, कैसे हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, और वो तब होते हैं जब प्यूबर्टी हम लोग रीच करते हैं। जैसे ही प्यूबर्टी खत्म होता है, सारा माजरा सब कुछ खत्म हो जाता है। प्यूबर्टी के खत्म होते ही सब खत्म, एंड, है ना? तो इस प्यूबर्टी के दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे, है ना, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। उन सारे फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल में करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल में करना। देखिए क्या होता है कि वीक में अगर मान लीजिए कि हमारा एक क्लास लगता था, हर सब्जेक्ट का एक एक क्लास लगता है। मे भी हो सकता है कि मैथमेटिक्स का 2 लगे, बाकी सबका एक एक लगे। ठीक है, या मे बी सबका एक एक लग रहा हो। तो इस कंडीशन में मंथ में 4 क्लास, यानी पुट टुगेदर हम कहें तो 5 घंटे का क्लास मिलता होगा। ठीक है, इन 5 घंटे में एक टीचर आपको सारे चैप्टर का ईच एंड एवरी पॉइंट या एवरीथिंग नहीं समझा पाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको खुद से पढ़ना है। टीचर जो इम्पोर्टेंट है, जो उस पूरे चैप्टर में जो निचोड़ है, पूरे चैप्टर का जो एसेंस है, वो आपको समझाने की कोशिश करेगा। उसके जो आपके एग्जाम में आएंगे उस लेवल तक ले जाकर अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर उतना ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो चैप्टर उतना ही नहीं होता है। ठीक है, वो चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती है जो आप लोगों को खुद से पढ़ना होता है। ठीक है, सेल्फ स्टडी करना होता है। कोई एक बच्चा अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता है तो वो बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। उसके स्कोर्स बाकियों से कम रहेंगे, जो मेहनत कर रहा है, जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज दैट मच इंपॉर्टेंट, है ना? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सेल्फ स्टडी करना जरूरी होता है। और दूसरी बात, आप लोगों को सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। सब्जेक्ट से अगर प्यार होगा तभी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा और तभी आपके दिमाग में घुसेगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक ब्यूटी होता है। और आप 8th में हो तो सब्जेक्ट का चूज तो आप नहीं कर सकते कि हम यही पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि जब 10th क्रॉस करोगे तो आपको चूज करना होगा फेस केमिस्ट्री बायोलॉजी या फेस केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर आर्ट्स कॉमर्स साइंस, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं आर्ट्स कॉमर्स। तो या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, हिस्ट्री वगैरह लोगे, तो चीजें चूसी हो जाती है। तो जब अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास अगर कोई दिमाग में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे 10th के बाद मुझे मेडिकल में जाना है, तो आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा, साथ ही साथ आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, सो साइंस पढ़ना होगा। लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स भी जानना होगा, तब जाके क्लियर कर पाएंगे फिजिक्स के सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स, है ना? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद 11th 12th में तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन या फाइन आर्ट्स भी होता है, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना है। यानी हर सब्जेक्ट का फंडामेंटल आपको पढ़ना है। आप अगर कोशिश करोगे कि नहीं सर हमें सब साइंस नहीं पढ़ेंगे, हम क्या लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो बिहार में ऐसा होता है, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव सब इसके पीछे, गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे भागते हैं।
ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, उसमें आपको बायोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस सब पढ़ना पड़ेगा, सबका फंडामेंटल पढ़ना पड़ेगा। यानी ये जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपके पूरे लाइफ में काम करने वाला है, क्योंकि ये फंडामेंटल है। क्या है? फंडामेंटल। अगर आप एक पूरा बिल्डिंग को खड़ा करने चाहते हैं, पूरा बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, उस पूरा बिल्डिंग को आप खड़ा कर सकते हैं तब जब आपका बेसमेंट तैयार होगा। बेसमेंट के बिना आप कोई बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, कभी भी नहीं बना पाएंगे। पहले बेसमेंट तैयार करना पड़ता है। और ठीक है, आपने 8 9 10 क्लियर कर लिया तभी आप कॉलेज में जाएंगे, यानी बेसमेंट को आपने जैसे तैसे बना लिया। तो जैसे तैसे अगर बेसमेंट को आप बनाएंगे तो घर भी जैसे तैसे बनेगा। तो जैसे तैसे बनेगा तो उस पे आप 1 फ्लोर 2 फ्लोर मैक्सिमम बना लीजिए कैसे भी करके। उससे ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो बेसमेंट सहन नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा। तो इसीलिए ये यही समझना है कि हमारा जो 8th 9th 10th का जो क्लासेस है, मेरा जो 8th स्टैंडर्ड का जो क्लास है, वो फंडामेंटल है। वो क्या है? वो नींव है, वो बेसमेंट है, जो हमें एकदम स्ट्रांगली पुट करना है, स्ट्रांगली रखना है, क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग खड़ा करना है भविष्य हमारा, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कभी गिरे नहीं। इस हाँ दीदी लाइए। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? हमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा। क्या करना जरूरी हो जाता है? बेसमेंट को क्या करना जरूरी हो जाता है? स्ट्रॉन्ग करना जरूरी हो जाता है। समझना है कि हमारा लाइफ कहाँ जा रहा है। ठीक है, एनीवेज, सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम पढ़ाए या कोई पढ़ाए, आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे सब्जेक्ट अच्छा पढ़ना है और मुझे हर चीज का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्लियरली होना चाहिए। कुछ भी समझ नहीं आया पूछिए, ठीक है। और टीचर से ज्यादा, इंस्टीट्यूट से ज्यादा खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कोई भी टीचर आपको मिक्सी में घोल कर नहीं पिला देगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी उम्र है जानने का, ठीक है, समझने का। आप जानिए, जानने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, ढूंढिए खुद से, कुछ से कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए। आपके बुक सिलेबस इतना काफी हो जाता है कि आप टाइम नहीं मिलेगा कुछ और पढ़ने का। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फूड क्या है? व्हाट इज फूड? अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, कॉन्सेप्ट्स हम बात करें फूड का, तो फूड क्या है? कहां से आता है फूड? एनी आंसर्स प्लीज। खाना कहां से आता है? रियल लाइफ क्वेश्चन है। देखिए सोच रहा है बंदा। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। और फ्रॉम एग्रीकल्चर, वेरी गुड। और देखिए पहले का जमाना था ना, लोग समझते थे कि खाना जो है शाकाहारी होना चाहिए। पहले मांसाहारी लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन फिर भी फूड जो है वो कहा गया कि प्लांट्स है। यानी ये फूड कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल है फूड के लिए, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम मांसाहारी हैं, प्योर मांसाहारी, कहिएगा कि सर हम तो नॉन वेज ही खाते हैं, हम तो वेजिटेरियन खाते ही नहीं है, तो हम प्लांट तो खा नहीं रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। प्लांट क्या होता है? प्लांट एक प्रोड्यूसर है। प्लांट क्या है? प्लांट एक प्रोड्यूसर है। प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑटोट्रॉफिक है। आपको पता होगा प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, यानी वो अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं वो सब हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी वो खाना खुद से नहीं बनाते हैं। है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। हाँ जी, अली अब्बास रिजवी, आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, यानी ये जो ऐसे सोच रहा है इसके पेट कैसे भरेगा, तो पेड़ पौधे से भरेगा, बिल्कुल भर सकता है।
नहीं हम मछली खाएंगे, बिल्कुल हो सकता है। हम नहीं, हम बकरी खाएंगे, हम मुर्गा खाएंगे, हम ये नॉन वेज खाएंगे। भैया नॉन वेज खाओगे तो उस नॉन वेज को जिंदा रखने के लिए उस नॉन वेज को नॉन वेज नहीं ना दोगे, उस नॉन वेज को वेज दोगे। तो कहीं ना कहीं हम वो वेजिटेबल ही खा रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी देखिए, जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, प्लांट होता है। प्लांट क्या करता है? प्लांट क्या करता है? प्लांट प्रोड्यूस करता है ना? प्लांट क्या करता है? प्लांट प्रोड्यूस करता है। और प्लांट को कौन खाएगा? मान लीजिए बकरी खाया, बकरी को किसने खाया? बकरी को किसी एक हमारे स्टूडेंट ने खा लिया, है ना? अब स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट है मांसाहारी, बकरी खाया, लेकिन उसके पेट में प्लांट भी गया, प्लांट का थोड़ा बहुत अंश भी गया। क्यों? क्योंकि बकरी के पेट में तो, बकरी के बॉडी में तो ये प्लांट का गुण था, नाइट्रोजन या फास्फोरस या आयरन कुछ भी था होगा, तो ये गोट ने खाया। तो स्टूडेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस प्लांट के न्यूट्रिशन को लिया। यस, दिस इज फूड चेन, बिल्कुल सही बात है। ये एक लेवल है, मतलब हम कह सकते हैं कि फूड चेन ही है, कि इसने उसने खाया तो इनडायरेक्टली आ रहा है। सही बात है, फूड चेन ही एक तरह से। लेकिन हम बात करें तो जो मेजर सोर्स है, यहां पे हम कहेंगे कि फूड कहां से आ रहा है? फूड वेजिटेरियन है। हम यहाँ पे वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट ही फूड है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉनवेज की बात नहीं कर रहे हैं, पे वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं। सो प्लांट ही क्या है? हमारा फूड है। सो एग्रीकल्चर से आता है। अब जो खाते हैं वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। सो एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? एग्रीकल्चर से आ रहा है। चलो, सो when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. यानी क्रॉप ही हमारा खाना है, बनेगा। यानी हम कह सकते हैं अनाज उपज करना। अनाज, अनाज हम किसको कहते हैं? क्रॉप हम किसको कहते हैं? अगर एक आम का पेड़ हमने अपने घर में लगा दिया बगीचे में, क्या वो अनाज कहलाएगा? अपना माइक ऑन करके सब आंसर दो। माइक ऑन का ऑप्शन नहीं है, देखते हैं है। हाँ जी, माइक ऑन करके आंसर दो, चलो कम ऑन। क्या हमने एक आम का पेड़ अपने बगीचे में लगाया है, आम का पौधा लगाया है, वो आम 10-15 आम दे रही है, क्या वो पेड़ को हम क्रॉप कह सकते हैं? नो सर। नो सर। ओके। हमने टमाटर का वृक्ष लगाया है, टमाटर लद गया, उसमें बहुत भरपूर टमाटर दे रहा है, एक ही वृक्ष लगाया, क्या वो क्रॉप कहलाएगा? नो सर। नो सर। हमने 1 बीघा खेत लिया, उसमें हमने धान रोप दिया और धान क्विंटल में हुआ, क्या वो क्रॉप कहलाएगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्यों कहलाएगा क्रॉप? Because they grown in large scale. दे ग्रोन इन लार्ज स्केल। ओके, ठीक है, चलो, लार्ज स्केल में उग रहा है। क्रॉप वो कहते हैं जो हम कमर्शियली और डोमेस्टिकली हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करते हैं। एक ही तरह का, मान लीजिए कि हमने एक पेड़ लगा दिया आम का, एक पेड़ लगा दिया अमरूद का, एक पेड़ लगा दिया सेब का, तीनों हो गए पेड़, और उनका पैदावार होगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्या है, एक ही तरह के नहीं है, वो क्रॉप नहीं कहलाएंगे। वो अपने पर्सनल यूज के लिए आपने रखा है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। एक तरह के प्लांट को या एक तरह के किसी प्लांट को हम कल्टीवेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसको हम डोमेस्टिक के लिए भी यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ उसको हम बेच भी रहे हैं, दैट इज क्रॉप। खैर, बेचने और खरीदने और खुद के यूज करने का जो वो फंडा है, थोड़ा सा साइड में रखते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है हम उसको पढ़ते हैं। अगर प्लांट एक ही तरह का है और उसको हम लार्ज स्केल में ग्रो कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो, क्या क्या प्लांट प्रोडक्ट्स हैं? यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट्स दिए होंगे, सेरल्स दिए हैं, पल्सेस दिए हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये प्लांट सोर्सेस हैं। हमारे एनिमल सोर्सेस क्या है? मिल्क है। मिल्क कहां से निकलता है? दूध से। दूध कहां से आता है? गाय के थान से आता है। मीट कहां से आता है? नॉनवेज डायरेक्टली हमारे मीट जो होते हैं वो हमारे मांस को कहते हैं। एग कहां से आता है?
चिकन से आता है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से आता है। शहद कहाँ से आता है? मधुमक्खी के छत्ते से आता है। मधु, मधु लड़की का नाम नहीं है, मध हम कहते हैं, ठीक है, उसको मधु भी कहा जाता है। और तमिल में मधु मतलब शराब को भी कहा जाता है। सो डिफरेंट थिंग, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका मतलब निकल जाता है। मध, वी आर टॉकिंग अबाउट हनी, है ना, आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहा है हनी, हाँ ये हनी। तो हनी वो दूसरा हनी मत समझ लीजिएगा, हनी मध को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्लांट है कि एनिमल सोर्स है? ये एनिमल सोर्स है। अच्छा, एक्चुअली हनी होता क्या है? हनी होता है उल्टी। हनी क्या होता है? उल्टी होता है। किसका उल्टी होता है? मधुमक्खी का उल्टी जो करती है वो हम हनी के रूप में हम लोग खाते हैं, बड़ा स्वाद ले लेकर खाते हैं, है ना। तो वो एनिमल सोर्स है, वो क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है। मधुमक्खी जाती है, फूल पर बैठती है, वहां का जो नेक्टर है वो उसको क्या करती है? उसको ले जाती है, उसको एंजाइम डाल के उसको टाइट करती है, मध बनाती है और उसको उल्टी करके रख देती है स्टोर करके, तो वो बनता है हमारा मध, है ना। तो ये सब क्या फूड है, डिफरेंट है। प्लांट सोर्स भी हमें फूड दे रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी हमें क्या दे रहे हैं? फूड दे रहे हैं, आपका पेट भर रहे हैं, है ना। तो ये प्लांट प्रोडक्ट्स है। अब क्रॉप देखिएगा यहाँ पे सामने, क्या क्रॉप का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप इन एग्रीकल्चर, अ प्लांट और अ प्लांट प्रोडक्ट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस। यस, प्रॉफिट यानी इकोनॉमिक पर्पस के लिए, ठीक है। हम इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम बहुत लार्ज पैमाने में हम क्या करते हैं? उसको उगाते हैं क्रॉप को, ठीक है, यानी उसको बेचकर उससे पैसा लेने के लिए हम उसको क्या करते हैं? सींचते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उसको हम पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, अपने बच्चे जैसा उसका हम रक्षा करते हैं, धूप से, बारिश से, बाढ़ से बचाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको हम हार्वेस्ट करते हैं, उसका हम काटते हैं, काट कर हम उसको साफ सफाई करते हैं और उसको हम बेचते हैं, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और उससे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और हम उससे अपना फैमिली का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, रखवाली करते हैं, है ना। अब देखो, क्रॉप जो है वो हम लोग इंसान, हम लोग ह्यूमंस के लिए भी होता है, क्रॉप्स एनिमल्स भी खाते हैं, क्रॉप्स इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए होते हैं और मेडिसिनल यूजेस के लिए भी होते हैं। यस, क्रॉप्स मेडिसिनल यूजेस के लिए भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स एंड हर्ब्स होते हैं जो हम ग्रो करते हैं फॉर मेडिसिन, ठीक है। अगर हम बात करें, ऐसे चलो, टू टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं। कितने टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप। वन इज योर खैरिफ क्रॉप एंड अनदर वन इज योर रैबी क्रॉप। वन इज योर खैरिफ क्रॉप एंड अनदर वन इज योर रैबी क्रॉप। ये खैरिफ क्रॉप दो तरह के हैं। क्रॉप आता है, ठीक है, नहीं है, बट दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉप। उसको हम कहते हैं जेड क्रॉप। यहाँ पे लिख देते हैं ZAID, जेड, जेड क्रॉप। आ रही बात समझ में? जेड क्रॉप किसको कहते हैं? जेड क्रॉप, ये भी एक तरह का क्रॉप्स है। ओके, सो खैरिफ क्रॉप्स एंड रैबी क्रॉप्स। अब बात करते हैं कि खैरिफ क्रॉप किसको कहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा, ठीक है, आपने सुना होगा कि मान लीजिए कि चावल की खेती होती है जून से इस महीने में, ठीक है, जून के बाद चावल की खेती हो रही है। उसके बाद आपने सुना होगा कि आलू का खेता, सरसों का, गेहूं का खेती होता है कब? हमारे जनवरी फरवरी वगैरह महीने में, है ना। आपने सुना होगा होली में धान फूट, मतलब गेहूं फूट जाता है होली में, है ना। होली के सीजन जब मार्च आता है तो गेहूं फूट जाता है, उसके बाद उसका कटाई होता है। तो ये अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं, अलग अलग अनाज के अलग अलग समय होते हैं, उसी समय में वो ग्रो करेंगे। इसके पीछे कारण क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, खारिफ क्रॉप लिखा है, सीजन रेनी सीजन में वो ग्रो करेगा। ड्यूरेशन क्या है? जून टू सितंबर। यहाँ पे लिख रहा है जून से लेकर सितंबर में खारिफ क्रॉप होगा, ठीक है, वो रेनी सीजन। खारिफ क्रॉप का एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रहा है? मेज ग्राउंड नट। राबी क्रॉप का दे रहा है कि राबी क्रॉप जो है अक्टूबर से लेकर मार्च तक ग्रो करेंगे, और उसका सीजन क्या है? यहाँ पे दे रहा है विंटर सीजन। अब यहाँ पे कारण ये क्या है? ये एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपका वीट, ग्राम, पी। क्या कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन?
ये डाइवर्सिफाइड तरीका क्यों है, क्या कारण है इतना वेराइटीज का, अलग अलग ड्यूरेशन का क्या समय है, क्या माजरा है? किसी को कुछ पता है, कुछ आइडिया है तो प्लीज हमें बताइए, या चैट बॉक्स में बताइए खोलकर, आई मीन अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कारण। ठीक है, कारण समझते हैं, कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन? तो रीजन एक है, देखो ऐसे क्रॉप्स होते हैं, कुछ क्रॉप्स के लिए पानी का मात्रा ज्यादा चाहिए और किसी किसी क्रॉप के लिए पानी कम चाहिए। किसी किसी क्रॉप के लिए, क्रॉप जो होता है वो लाइट अगर उसको मिल रहा है, ज्यादा लाइट मिलेगा तभी वो क्या होगा, वो उसमें फूल आएंगे, फ्लावरिंग होंगे। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको कम लाइट में ही फ्लावरिंग वो करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका जो हमारा ग्रोथ होगा, यानी डेवलपमेंट, वो लाइट में होगा, यानी उसको लाइट चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कम रोशनी चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। कुछ ऐसे जड़ होते हैं जिनको पानी अगर ज्यादा लग जाए तो सड़ जाएंगे, ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसी कैटेगरी, उनके प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे वो डिपेंड करता है कि वो किस महीने में उनका उपज होना सही होगा। अब मान लीजिए गेहूं है, गेहूं को पानी ज्यादा नहीं चाहिए, और अगर गेहूं को हम जुलाई अगस्त में हम उसका हम कल्टीवेशन करें, है ना, उसका अगर हम खेती करें, हम कब, जुलाई अगस्त में गेहूं का, गेहूं क्या फसल अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी की कमी चाहिए, उसको पानी नहीं चाहिए ज्यादा, इसलिए हम उसको ठंडा में करते हैं, क्योंकि उसमें रेनी सीजन नहीं होता है। और चावल को अगर जनवरी में करिएगा नहीं उगेगा, क्योंकि उस चावल को पानी चाहिए और उतना पानी हम नहीं दे पाएंगे उस वक्त। और ऐसे बारिश हो जाता है जून में, पानी आ जाता है, काम खत्म, पट गया खेत, है ना। तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है, अलग अलग मौसम होता है अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने के। आ रही बात समझ में? समझ में आई? चलो ये तो बात है, इसीलिए ये सब होता है। और इसमें और भी कई सारे एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आलू। आलू ठंडा में ही आलू होता है। आलू जो होता है कहाँ होता है? ठंडा में होता है ना। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो ना ठंडा में होगा और ना ही रेनी सीजन में होगा, बीच में होता है, उसको कहते हैं इंटरवल क्रॉप, उसको कहते हैं इंटरवल क्रॉप। कुछ जेड क्रॉप भी उसी टाइप के आते हैं, ठीक है। एनीवेज, सो ये सब चीजें हैं क्रॉप्स के बारे में। अगर हम बात करें आगे, ओ भाई, ओके, कॉन्सेप्ट टेस्ट। व्हाई आर क्रॉप्स लाइक पैडी ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन? बताइए तो, इसका आंसर दीजिए तो। यस प्लीज, इसका आंसर दीजिए। See, rainy season is considered to be an auspicious season for growth of paddy. It do not require sunlight for its growth. It has more water requirement. It is an example of rabi crop. अच्छा, रेनी सीजन इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पैडी। ए भगवान, पैडी का मतलब इसमें शुभ अशुभ का कुछ नहीं माजरा होता है भैया, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। होता है शुभ अशुभ, लेकिन इसके लिए नहीं।
ठीक है, कि पूजा करके खेती शुरू करो वरना अशुभ हो जाएगा, ये सब ठीक है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, शुभ अशुभ के लॉजिक मत दीजिए प्लीज। आंसर क्या होना चाहिए, इट हैज मोर, यस, वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसलिए ये आंसर हो सकता है, यस यस, दिस इज द आंसर, इट हैज मोर वाटर रिक्वायरमेंट, जो कि ठंडा में पूरा नहीं हो सकता है, इसीलिए, है ना, ओके। वाई एक्सेसिव इरिगेशन इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, अच्छा बताइए, ज्यादा हम पानी से अगर पटा देते हैं तो क्यों वो हार्मफुल हो जाता है, वाई, व्हाट इज द रीजन, टेल मी, व्हाट इज द रीजन। रीजन ये है कि वाटर लॉगिंग हो जाएगा, आप लोग शायद इसके बारे में नहीं सुने हैं, ठीक है, लेकिन सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट होते हैं ना, उनका रूट, उनमें इनफ अमाउंट में ही वाटर, मतलब उनके जो जितना वो वाटर ले सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हैं, उतना ही वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं। अगर ज्यादा वाटर, क्योंकि क्या होता है सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, जो कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जिनको ग्रो करना जरूरी है, ताकि वो सॉइल के क्या करें, सॉइल के फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं, ठीक है, सॉइल के फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। और वाटर लॉगिंग के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, देखिए, बिकॉज एक्सेसिव वाटर इंक्रीज द प्रेशर इन द रूट्स, ड्यू टू विच रूट्स रीच अ स्टेट वेयर दे आर अनेबल टू रेस्पायर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्लांट में डाई, therefore excessive irrigation or excessive water is harmful for plants। वाटर लॉगिंग हो गया, वाटर लॉगिंग होने के वजह से जड़ जो है वो क्या, जितना कैपेसिटी होता है ना हर चीज का, लिमिट होता है ना हर प्लांट का अपना, तो लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है, वो लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या होने लगेगा, उनमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगा, मतलब वाटर को ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे वो, वाटर लॉगिंग होने लगेगा, जड़ सड़ने भी लगेगा, ठीक है, और जिसके वजह से प्लांट मर सकता है, ठीक है, ओके, देखो जेड क्रॉप आ गया। In the short duration between Rabi and Kharif crop season, mainly from March to June, there are certain crops that are be grown, and these crops are called zaid crops, ठीक है, यानी इनको ना ठंडा चाहिए और इनको ना रेनी सीजन चाहिए, इनको तो बस चाहिए बीच में, यानी ना ठंडा और ना रेनी, आ रही बात समझ में। तो इन दोनों के बीच में जो क्रॉप्स उगाया जाता है, उसी तरह के उसी टाइप को क्रॉप्स को हम ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं, है ना, यानी ये कब उगाया जाता है, बिटवीन योर मार्च टू जून, जैसे छोटे छोटे बीच में करेला हो गया, आपको दिख रहा है सामने, वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये सब क्या है, ये सब चीज ज़ैद क्रॉप में आते हैं। इंटरवल क्रॉप इनको ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इंटरवल क्रॉप, यानी ये ना राबी क्रॉप है ना ही खैरिफ क्रॉप है, इनको ना ज्यादा वाटर चाहिए और ना ज्यादा ठंड, मतलब कम वाटर चाहिए इनको, मतलब ऑन एन एवरेज सब कुछ जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अब जो हमारा जून महीना है ना, जून महीना में गर्मी चरम सीमा पर होती है, जून जुलाई में, और ठंडा जो है हमारा जनवरी में चरम सीमा पर होता है, दिसंबर जनवरी में, है ना, और मार्च अप्रैल तक क्या होने लगता है, जो टेम्परेचर है वो नरमाने लगता है, और जून तक क्या होने लगता है, टेम्परेचर धीरे धीरे जून के बाद बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा, है ना, मई जून में टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। नो, जेड क्रॉप्स कैन नॉट बी ग्रोन, ठीक है, क्यों, यही हम बता रहे हैं अभी, ठीक है, यानी हमारे जो टेम्परेचर, इनको क्या चाहिए, इनको ना ज्यादा धूप चाहिए और ना ज्यादा इनको ठंड चाहिए, इनको एक मॉडरेट क्लाइमेट की जरूरत है, और उसी मॉडरेट क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं, इनको ना ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत है और ना ज्यादा आपको किसकी जरूरत है, फॉग वगैरह, मतलब ह्यूमिड एटमोस्फेयर की जरूरत है, इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, तो उनको कहते हैं हम जेड क्रॉप, आ रही बात समझ में, जेड क्रॉप उन्हीं को कहते हैं। अब जेड क्रॉप में जो पिक्चर में दिख रहा है, इसके अलावा क्या क्या होते हैं, आप लोग लिस्ट बनाइए, राबी क्रॉप में क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल में लिस्ट बनाइए, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, ठीक है, राबी खरीफ जेड का लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना के मुझे सबमिट मत करिए, अपने पास रखे रहिए ठीक है, ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग विच सीजन द राबी क्रॉप ग्रोन बेटर, ठीक है, इसका आंसर सोचिए,
अक्टूबर टू मार्च, ठीक है, आंसर होगा अक्टूबर टू मार्च होगा। चलो, तो ये हमने अभी तक पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड उसके बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम लोग कब पढ़ेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। यानी आज के लिए इतना ही शॉर्ट क्लास था, और अगले क्लास से मे भी हो सकता है कि आपके नए टीचर आपको पढ़ाएं, या देखते हैं अगले क्लास तक क्या होता है। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाकी का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। सी यू देन। Thank ये you. हम आपको शेयर कर देंगे पीपीटी आपके ग्रुप में, और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो भी हम बोले हैं वो सारा करके होमवर्क और अपने पास रख लीजिए, या फिर अपलोड कर दीजिएगा लिंक में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। बाय सर।